जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इस प्लेटफॉर्म पे हम जीके जीएस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यहाँ आपको जीके जीएस के फंडामेंटल टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, जो सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज पहला दिन है और ये पहला वीडियो है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस सीरीज के सबसे पहले हम लोग साइंस के फिजिक्स से शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे, डेली वीडियो अपलोड होंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो सारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वह चैप्टर है लाइट। हम लोग सबसे पहले इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अब किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। इस चैप्टर से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाती है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, बीएसएससी सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पढ़ेंगे आज हम लोग लाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। लाइट बोलिए, ऑप्टिक्स बोलिए, दोनों सेम ही है। लाइट के गुण धर्म के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। सब कोई जानते हैं, इसको प्रकाश बोलते हैं। सबसे पहला और बेसिक बात कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। चलिए हम बताते हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसको हम देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो आँख होता है ना, उसमें प्रकाश नहीं होता। अगर आँख में प्रकाश होता तो रात में भी हम किसी वस्तु को देख पाते, या यह रूम अंधेरा हो जाता तभी हम किसी वस्तु को देख पाते। लेकिन अगर यह रूम अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है बिना प्रकाश के, तो हमारे आँखों में कोई प्रकाश नहीं होता। यह बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं से इस पे प्रकाश आ रहा है और वह प्रकाश वहाँ से हमारे आँखों तक पहुँच रहा है, तब जाके हम अपनी आँखों से इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। इस बात को समझे कि यह बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से इस बोर्ड पर प्रकाश आ रहा है और वह प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ से परावर्तित होकर, आगे हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँच रहा है, तब जाके हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का मतलब ये होता है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी वो उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश का मतलब ये हुआ कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को यहाँ तक समझ गए कि प्रकाश किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश जो होता है ना, उसका स्रोत होता है। स्रोत का मतलब समझते हैं? स्रोत का मतलब जैसे गांव में सुनते होंगे कि उनके इनकम का स्रोत है, यानी आना। तो प्रकाश का भी बहुत सारा स्रोत होता है। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है कि प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। स्रोत का मतलब कि कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृत और दूसरा होता है कृत्रिम। एक होता है
प्राकृत प्रकाशीय स्रोत, एक होता है कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। पहले ये समझिए कि प्राकृत और कृत्रिम होता क्या है। प्राकृत का मतलब शॉर्टकट में समझिए, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, जिसमें मानव द्वारा कोई छेड़छाड़ न किया जाए। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, और प्राकृत का मतलब जो ईश्वर द्वारा बनाया गया। तो वैसा प्रकाशीय स्रोत बताइए जिसको ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, मानव द्वारा छेड़छाड़ न किया जा सके। जैसे सूर्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तारा, जुगनू, जुगनू देखे हैं, गर्मी के दिनों में रात में चमकते हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है और जिसको मानव द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब आइए प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे बल्ब मानव द्वारा बनाया गया हो, हमें प्रकाश मिलता है इससे। लालटेन मानव द्वारा बनाया गया हो, लालटेन से भी हमें प्रकाश मिलता है। टॉर्च मानव द्वारा बनाया गया है, टॉर्च से भी हमें प्रकाश मिलता है। मोमबत्ती, ये सब जो है, ये सब मानव निर्मित है और प्रकाश के स्रोत है। तो आप समझ गए कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में सूर्य, तारा, जुगनू, और कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत में बल्ब, लालटेन, टॉर्च और मोमबत्ती। यहाँ तक किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात हम लोग प्रकाश के बारे में यह जानेंगे कि ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, आप बता सकते हैं कि प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है। आप सोचिए कि प्रकाश आखिर कण होता है कि प्रकाश तरंग होता है। तो चलिए हम बताते हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कहानी टाइप का आपको बात लगेगा, लेकिन इस कहानी में 16 से 17 ऑब्जेक्टिव जुड़े हुए हैं। 2 से 3 मिनट का कहानी है, लेकिन आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा तो उसमें काफ़ी सारे प्रश्न छुपे हुए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब प्रकाश के बारे में अध्ययन हो रहा था, जब प्रकाश के बारे में शोध हो रहा था, तो लोगों के बीच में काफ़ी असमंजस की भावना थी कि प्रकाश आखिर कण है कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश कण है कि प्रकाश तरंग है। कुछ लोग मानते थे कि प्रकाश कण है, कुछ लोग मानते थे कि प्रकाश तरंग है। उस समय एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, उनका नाम है न्यूटन, जो काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है। ये अपने आप को फिजिक्स के पितामह मानते थे। लोगों के बीच जब ये कन्फ्यूजन पर पैदा हुआ कि प्रकाश एक कण है या तरंग है, लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो लोग न्यूटन के पास पहुँचे। क्योंकि फिजिक्स के बारे में इन्हें काफ़ी जानकारी थी, तो लोग सोचे कि कहीं ये हमें सिद्ध करके बता दे कि प्रकाश कण है या तरंग है। तो लोग न्यूटन के पास गए, तो लोग पूछे न्यूटन से कि न्यूटन चाचा, प्रकाश कण है या तरंग है? न्यूटन आओ ना देखा ताओ बोल दिया कि प्रकाश कण है। न्यूटन ने बता दिया कि प्रकाश कण है। अब जो लोग प्रकाश कण है के पक्ष में थे, वो लोग को थोड़ा देर के लिए संतुष्टि हुई कि हमारी बात को न्यूटन ने सही मान लिया कि प्रकाश कण है। लेकिन जो लोग प्रकाश तरंग है के फेवर में थे, वो लोग ये बात कचोटने लगा कि कैसे प्रकाश एक कण है। उन लोगों ने न्यूटन से बोला कि आप हमें सत्यापित करके बताइए कि कैसे प्रकाश एक कण है। आखिर आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि ये चीज़ कण है, तो आप उसका प्रूफ दीजिएगा ना, आप उसको सत्यापित करके बताइएगा ना कि कैसे प्रकाश एक कण है। लोगों ने न्यूटन से सवाल किया कि आप हमें बताइए, आप हमें सत्यापित करके बताइए, आप हमें प्रूफ करके बताइए कि कैसे प्रकाश एक कण है। न्यूटन गुस्सिया गया
लोगों को लगा डांटने और बोला तुम्हें पता नहीं हम फिजिक्स के बाबूजी हैं, हम जो बोल दिए वही सही है। लोगों को वहाँ से खेद दिया, बोला जाओ मानो प्रकाश एक कण है। लोग न्यूटन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, इनके दिमाग में कन्फ्यूजन अभी भी होते रहा कि प्रकाश अगर कण है तो कैसे हम मान लें कि प्रकाश एक कण है, क्योंकि न्यूटन ने सिद्ध करके बताया नहीं कि प्रकाश एक कण है। उस समय एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे जो न्यूटन के घोर विरोधी थे, न्यूटन के घोर विरोधी थे। उनका नाम था हाइजन, नाम सुने होंगे, हाइजन। लोग इनके पास गए, जैसे आपके पड़ोसी से अगर आपकी झगड़ा हो जाए तो आपके पड़ोसी का जो दुश्मन होगा आप उनसे जाके मिलते हैं, उसी तरह यहाँ भी बात है। न्यूटन जब यह सत्यापित नहीं कर पाया कि प्रकाश एक कण है तो लोग, उनका जो घोर विरोधी था हाइजन, उसके पास पहुँचे और बोले कि हाइजन साहब ऐसा ऐसा बात है, हम लोग न्यूटन के पास गए थे, न्यूटन ने बता दिया कि प्रकाश एक कण है, लेकिन हम लोग बोले कि आप सिद्ध करके बताइए, आप सत्यापित करके बताइए कि कैसे प्रकाश एक कण है। तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अब आप हमें बताइए कि प्रकाश कण है या तरंग है। हाइजन तो न्यूटन का घोर विरोधी, यह बोला कि न्यूटन ने बताया प्रकाश एक कण है, ऐसा बिल्कुल गलत बताया। हम कहते हैं कि प्रकाश एक तरंग है। ये भी आओ ना देखा ताओ सिर्फ न्यूटन के बात को काटने के लिए ये बोल दिया कि प्रकाश एक तरंग है, काहे कि ये न्यूटन का घोर विरोधी था। अब लोग इनसे भी सवाल वही किए जो न्यूटन से किए कि आप हमें प्रूफ करके बताइए कि कैसे प्रकाश एक तरंग है, तब ना हम मानेंगे कि प्रकाश एक तरंग है। आपके सिर्फ कह देने से तो हम नहीं मानेंगे कि प्रकाश एक तरंग है। हाइजन भी गुस्सिया गया और बोला कि जाओ न्यूटन से पहले प्रूफ लेके आओ कि कैसे प्रकाश एक कण है। लोग वहाँ से भी निराश होकर चले गए। लोग को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी लोग कन्फ्यूजन में थे कि हम प्रकाश को कण माने या तरंग माने। जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो आप आंदोलन और अनशन का सहारा लेते हैं। हुआ ऐसा ही, कुछ लोगों ने न्यूटन के घर के आगे अनशन पर बैठ गया, न्यूटन मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। न्यूटन सिद्ध करके तुम बताओ कि कैसे एक कण है कि नारा लगाने लगा। न्यूटन को घर से निकलना मुश्किल हो गया। उस समय न्यूटन के एक परम मित्र वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन, काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है। इनके बारे में भी आप लोग सुने होंगे। ये न्यूटन के परम मित्र वैज्ञानिक थे। न्यूटन ने आइंस्टीन को बुलाया और सारी बात बताया। आइंस्टीन बोला, चाचा आप बिना मतलबों के हमेशा लफड़ा शूटिंग में पड़ते रहते, जब आप सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रकाश एक कण है तो क्या जरूरी था आपको बोलने का कि प्रकाश एक कण है। लोग आपके विरोध में अब खड़ा हो रहे हैं। न्यूटन बोला आइंस्टीन से कि आइंस्टीन भाई अब तुम ही कुछ करो, तुम मेरा इसमें हेल्प करो। आइंस्टीन बोला कि कैसे मैं आपका हेल्प कर दूं। फिर आइंस्टीन कुछ देर सोचा, तभी उसको 1903 की एक बात याद आई। और बात क्या थी? 1903 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था। 1903 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक, हर्ट्ज एक छोटा सा वैज्ञानिक था जिसने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का खोज किया है। 1903 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था। लेकिन ये खोज करने के बाद इसको सत्यापित कराने के लिए, क्योंकि ये तो छोटा था, इसके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन था, उसको सत्यापित कराने के लिए आइंस्टीन के पास पहुंचा था। 1903 ईस्वी में ही आइंस्टीन के पास पहुंचा था। पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो खोज वो किया था वो चीज़ था क्या, उसके बाद फिर हम लोग इस कहानी पे आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो 1903 ईस्वी में आप जान गए कि 1903 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने
प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया। अब यह प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, ये बात जानिए। ये खोज क्या किया था, इसका खोज ये था कि एक सोलर प्लेट पर, मान लीजिए ये सोलर प्लेट हो गया, सोलर देखे हैं, एक सोलर प्लेट पर अगर प्रकाश को, ये मान लीजिए सूर्य का किरण है जो प्रकाश के रूप में सोलर प्लेट पर पड़ रहा है। खोज ये था कि अगर सोलर प्लेट पर किसी प्रकाश को आपतित कराते हैं, यानी किसी प्रकाश को छोड़ते हैं, एक सोलर प्लेट पर किसी प्रकाश को आपतित कराते हैं या छोड़ते हैं, तो इस सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी सोलर प्लेट पर प्रकाश को आपतित कराते हैं तो इस सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक कण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सोलर प्लेट पर प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और यह इलेक्ट्रॉन एक कण होता है। तो अगर सोलर प्लेट से यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर पड़ रहा है और यहाँ से कण निकल रहा है, इसका मतलब प्रकाश भी जो है वह एक कण है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से आम का फल निकल रहा है तो यह आम का पेड़ है, तभी यहाँ से आम का फल निकल रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यही बात का खोज किया था 1903 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने, जिसको हम लोग प्रकाश का मतलब फोटो, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। यही चीज का व्याख्या जब न्यूटन मुसीबत में फंस गए थे, प्रकाश कैसे एक कण है सत्यापित करने के लिए, और आइंस्टीन को बुलाए थे, तो आइंस्टीन यही चीज का व्याख्या किया 1905 ईस्वी में। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया। उन्नीस 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया यही चीज का, और इससे सिद्ध करके बताया कि प्रकाश एक कण है। समझ में आ गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक कण है, इसलिए प्रकाश एक कण है। इसी चीज को 1905 ईस्वी में आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया गया। और ये जो व्याख्या किया आइंस्टीन 1905 ईस्वी में, इसके लिए 1922 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि यह बहुत बड़ा खोज था। 1905 ईस्वी में इसी की व्याख्या के लिए खोज तो किया था हर्ट्ज ने, नियम के अनुसार हर्ट्ज को मिलना चाहिए ये पुरस्कार, लेकिन हर्ट्ज को इसलिए नहीं मिला कि आपको भी पता है कि अगर तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हो तो छोटी मछलियाँ को खा जाती है, वही बात था। खोज किया 1903 ईस्वी में हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को, और 1905 ईस्वी में आइंस्टीन इसका व्याख्या किया और इससे ये साबित कर दिया कि प्रकाश एक कण है। इसी व्याख्या के लिए 1922 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? देखिए कितना ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था?
हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने किया था? आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में। और किसने कहा था कि प्रकाश एक कण है? तो न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है। और 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को। अब तो ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश एक कण है न्यूटन ने आइंस्टीन के सहारा से। अब लोग पहुँचे हाइजन के पास। याद आ रहा है जो बोला था प्रकाश एक तरंग है। अब लोग पहुँचे उनके पास। लोग पहुँचे हाइजन के पास। हाइजन से बोले कि भाई न्यूटन ने तो आइंस्टीन के सहारा से हम लोग को प्रूफ करके सत्यापित करके बता दिया कि प्रकाश एक कण है। अब आप हमें प्रूफ करके बताइए कि प्रकाश कैसे एक तरंग है। हाइजन जो क्या था बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। लोग यहाँ पहुँचे और इससे बोले कि आप हमें बताइए कि कैसे प्रकाश एक तरंग है। जिस तरह न्यूटन दुविधा में फंसा था तो उसका एक दोस्त था आइंस्टीन, और आइंस्टीन को बुलाया था तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से प्रकाश के कण गुण को सत्यापित किया था। उसी तरह हाइजन का भी एक परम मित्र था जिसका नाम था यंग। नाम सुने होंगे आप लोग। यंग एक वैज्ञानिक था, हाइजन का परम मित्र था। यंग ने उसको बुलाया, कहा कि भाई देख, बड़ी हम दुविधा में फंसे हुए हैं कि ऐसा ऐसा बात है। आइंस्टीन के सहारे से न्यूटन ने प्रकाश के कण गुण को सत्यापित कर दिया। अब तुम भी कुछ हमें मदद करो कि हम भी ये बता सके कि प्रकाश एक तरंग है। यंग बोला, तू हमेशा ये सब लफड़ा शूटिंग में पढ़ता रहता है, हमें पता नहीं, हम नहीं पढ़ने वाले ये सब लफड़ा शूटिंग में। तुम्हें पता नहीं कि न्यूटन एक भौतिकी का पिता है? तुम उससे हमेशा पंगा लेते रहता है, हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। गुस्सिया उसिया के हाइजन पर यंग अपने घर चला आया। घर आया तो गया नहाने, बाथरूम में नहाने गया। एकदम मलमल के नहा रहा था साबुन, लक्स वाला साबुन से। जब वो नहा रहा था तो वो देखा कि साबुन जब वो शरीर में जितने रगड़ रहा है, मल रहा है, तो प्रकाश की उपस्थिति में साबुन का कभी बुलबुला बन रहा, साबुन का जो बुलबुला बन रहा है वह कभी चमक रहा है और कभी नहीं चमक रहा है। यानी यंग जब घर गया, जब वो स्नान कर रहा था, साबुन से रगड़ रगड़ नहा रहा था, तो साबुन का जो बुलबुला बन रहा था वह बुलबुला प्रकाश की उपस्थिति में कभी चमक रहा था और कभी नहीं चमक रहा था। वह बुलबुला प्रकाश की उपस्थिति में कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था। प्रकाश की उपस्थिति में, फिगर द्वारा समझेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, जब यंग गया नहाने, साबुन लगा लगा रगड़ रगड़ नहा रहा था, तो साबुन का जो बुलबुला बन रहा था वह कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, कभी मैक्सिमम हो रहा था, कभी मिनिमम हो रहा था, कभी मैक्सिमम हो रहा था, कभी मिनिमम हो रहा था, कभी मैक्सिमम हो रहा था, कभी मिनिमम हो रहा था, कभी महत्तम हो रहा था, कभी शून्य हो रहा था, कभी महत्तम हो रहा था, कभी शून्य हो रहा था, कभी महत्तम हो रहा था, कभी शून्य हो रहा था। यह गुण तरंग के कारण ही पॉसिबल है, जिसको हम लोग व्यक्तीकरण बोलते हैं। व्यक्तीकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला चमकता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह गुण जब भी पॉसिबल है, वेव के कारण ही पॉसिबल है। आप देखिएगा फोन ऑन में आप ऑडियो कभी बजाते हैं तो वेव तरंग चलता है, वो देखिएगा ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 वेव तरंग चलता है। तो प्रकाश के उपस्थिति में जो साबुन का बुलबुला चमक रहा था वह कण गुण के कारण कभी पॉसिबल नहीं है। वह जब भी पॉसिबल है प्रकाश के तरंग गुण के कारण ही पॉसिबल है, वेव गुण के कारण ही पॉसिबल है। अब यंग वहाँ से दौड़ल भागल गया हाइजन के पास, बोला कि हम सिद्ध कर देंगे कि प्रकाश कैसे एक तरंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, एक बाल्टी पानी लाओ, एगो साबुन लाओ,
एक बाल्टी पानी का व्यवस्था किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया। यंग वहाँ भी मलमल के नहाने लगा, मलमल के नहा रहा था तो वहाँ भी जो साबुन का बुलबुला था वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था। और यह गुण तरंग गुण के कारण ही पॉसिबल है, कण गुण के कारण पॉसिबल नहीं है। तो हाइजेन ने भी यंग की सहायता से प्रकाश के तरंग गुण को सत्यापित कर दिया। इसीलिए प्रकाश वर्तमान विचारधारा के अनुसार प्रकाश के दोनों कोण को जब सत्यापित कर दिया गया तो वर्तमान विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो है कण भी है और तरंग भी है। इस बात को याद रखिएगा, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। इसके पीछे इतना कहानी है तब जाके ये सिद्ध हुआ है कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। वर्तमान विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। ये बात समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग, बतिया वही है, कुछ भी कहिए। इसको हम लोग देखेंगे, प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग। प्रकाश का चाल ये हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल जो है ना, वो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा माध्यम रहेगा वैसा प्रकाश का वेग होगा, वैसा प्रकाश का चाल होगा। तो माध्यम कौन कौन सा होता है? ऐसे तो सरल माध्यम और विरल माध्यम होता है, जो आगे हमको पढ़ना है। तो आगे हम बताएंगे कि कौन सा माध्यम आपको सरल होता है और कौन सा वस्तु आपको सरल माध्यम में आता है और कौन विरल माध्यम में आता है। यहाँ बस शॉर्टकट में ये समझिए, एक निर्वात होता है, उसके बाद गैस होता है, उसके बाद द्रव होता है, उसके बाद ठोस होता है। निर्वात किसे कहते हैं? आप समझते हैं, जहाँ हवा भी नहीं हो उसे हम निर्वात कहते हैं, जहाँ हवा हो उसे गैस, जहाँ पानी हो उसे द्रव, और जहाँ ये सब मानव जीव जंतु हो उसे हम ठोस कहते हैं। जहाँ पानी हो उसे द्रव कहते हैं, जहाँ और सब वस्तुएं हो उसे हम ठोस कहते हैं। ये बात समझ गए? तो जहाँ हवा भी नहीं हो वहाँ प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, पहले इस बात को समझिए, सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल जो होता है वह निर्वात में ही होता है। इससे कम गैस में होता है, गैस से कम द्रव्य में और द्रव्य से कम ठोस में। सबसे ज़्यादा कहाँ? निर्वात में, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम ठोस में। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका खोज 1676 ईस्वी में रोमर नाम का एक वैज्ञानिक ने किया था। ना बात को समझ रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका खोज 1676 ईस्वी में रोमर नाम का वैज्ञानिक ने किया था। बाकी गैस, द्रव, ठोस में हम लोग सरल विरल जो पढ़ेंगे। द्रव में एक बात जान लीजिए कि पानी के अंदर या समुद्र के अंदर 200 मीटर तक प्रकाश को देखा जा सकता है। द्रव में, पानी में या समुद्र के अंदर 200 मीटर तक सूर्य के प्रकाश को देखा जा सकता है। अगर समुद्र है तो समुद्र में 200 मीटर तक गहराई तक सूर्य के प्रकाश को देखा जा सकता है। तो इतना बात समझ गए? मेरा मतलब यहाँ समझाना ये था कि निर्वात में प्रकाश की चाल,
तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका खोज 1676 इसमें रोमर ने किया था। बाकी हम लोग सरल माध्यम विरल माध्यम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, स्टील में प्रकाश की चाल कितना होता है, यानी ठोस द्रव गैस में प्रकाश की चाल कितना होता है। अगला बात, प्रकाश का कुछ अपना गुण होता है। उस गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की कौन कौन सी गुण होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का पहला जो गुण होता है वह होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, दोनों में काफ़ी अंतर है। एक होता है REF रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। यहाँ देखिए FL है, यहाँ FR है। रिफ्लेक्शन जो होता है यह पूर्णतः दर्पण पे काम करता है और रिफ्रैक्शन जो होता है यह पूर्णतः लेंस पे कार्य करता है। रिफ्लेक्शन जो होता है फ्लेक्शन यह पूर्णतः दर्पण पे कार्य करता है। रिफ्रैक्शन जो होता है यह पूर्णतः लेंस पे काम करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो रिफ्लेक्शन समझ गए, दर्पण पे कार्य करता है, रिफ्रैक्शन लेंस पे काम करता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश का जो गुण है रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले क्या होता है ये चीज़ जान लीजिए। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट आए उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक सतह हो गया, इस पे बल्ब द्वारा प्रकाश आ रहा है और फिर यहाँ से टकरा कर पुनः वापस जा रहा है। बल्ब द्वारा प्रकाश आ रहा है तो ये जो माध्यम है, आने का जो माध्यम है, यहाँ से टकरा कर फिर ये वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हम सतह ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये दर्पण ले लिए, ये दर्पण ले लिए, एक बात समझिएगा, दर्पण और कांच में अंतर होता है। जो आपके घर में रहता है उसे हम दर्पण कहते हैं, जिसमें आप मुंह देखते हैं अपना, उसको हम दर्पण कहते हैं। लेकिन जो आपके खिड़की पे लगा रहता है, जो आपके डाइनिंग टेबल पे लगा रहता है, उसे हम कांच कहते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अगर ये दर्पण है तो दर्पण के पीछे रंगाई किया रहता है, दर्पण के पीछे परत चढ़ा रहता है, दर्पण के पीछे लेप लगा रहता है। अगर दर्पण के पीछे ये लेप नहीं लगा रहेगा तो ये हो जाएगा आपका कांच। दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है क्योंकि इसके पीछे कलई किया रहता है, इसके पीछे पेंट किया रहता है। ये प्रकाश को इधर जाने नहीं देता है, लेकिन वहीं कांच रहता है वह प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, वो प्रकाश को इधर जाने देता है क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई इधर से कलई नहीं किया जाता है। तो दर्पण जो होता है वो प्रकाश को परावर्तित करता है यानी लौटा देता है, लेकिन कांच प्रकाश को लौटाता नहीं है, कांच प्रकाश को क्रॉस कराता है। तो दोनों में अंतर होता है दर्पण और कांच में। तो ये मान लीजिए हम दर्पण ले रहे हैं, इसके पीछे ये कलई किया हुआ है। ये जो कलई किया रहता है ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि दर्पण के पीछे जो कलई किया जाता है उसमें कौन सा रसायन होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको याद रखिएगा। 3 गो क्वेश्चन है इस पे, सिल्वर पे याद रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम मतदाता जो वोट देते हैं
उंगली पे स्याही ऐसे लगाया जाता है, उस स्याही में भी सिल्वर नाइट्रेट का ही उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम जो वर्षा कराया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। अगर हेलीकॉप्टर से 50 फीट 60 फीट 100 फीट की ऊंचाई पे जाके सिल्वर आयोडाइड का हम छिड़काव कर दें तो उस क्षेत्र में वर्षा होने लगेगी। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम लोग दर्पण के पीछे कलई करने में या मतदाता स्याही में करते हैं। ये बात समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये दर्पण हो गया और यहाँ सूर्य है, यहाँ से कोई प्रकाश इस दर्पण पे पड़ रहा है, ऐसे इस दर्पण पे पड़ रहा है। अब ये जो दर्पण है ये तो प्रकाश को पार करने नहीं देगा क्योंकि इसके पीछे कलई किया हुआ है। तो यह यहाँ से टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट आए उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना बात समझ गए। अब प्रकाश के परावर्तन का अपना कुछ नियम होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। परावर्तन का नियम, परावर्तन क्या है ये हम समझ गए। अब इसका नियम होता है। पहला नियम ये कहता है, पहले कुछ चीज़ है उसको समझ लीजिए। ये जैसे हम यहाँ अब उसी फिगर को ऐसे हम बना रहे हैं। ये हमारा एक दर्पण हो गया, यहाँ एक सूर्य है, सूर्य हो गया। यहाँ से प्रकाश आ रहा है दर्पण पर, ऐसे प्रकाश आया और यहाँ से ये टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट गया। तो अब देखिए, जो ये प्रकाश का आने वाला किरण होता है, जो ये सूर्य का आने वाला किरण होता है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आने वाली बात को ध्यान दीजिएगा, आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। दोनों कुछ मिलता जुलता नाम है, आना आपतित, आ कॉमन है, इससे याद रखिएगा। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और जब यह दर्पण से टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट रहा है, जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, ये दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इन तीनों के बीच में हम खुद से एक अभिलंब लेते हैं। खुद से हम एक अभिलंब लेते हैं। अभिलंब इसलिए लेते हैं कि प्रकाश का जो दूसरा नियम होता है उसमें अभिलंब से और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है। अभिलंब से एक परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है। तो कोण बनाने के लिए यहाँ हम खुद से एक अभिलंब लेते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, या अभिलंब बोलते हैं। इतना बात समझ गए। तो प्रकाश का पहला नियम देखिए क्या होता है। प्रकाश का पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। यह परावर्तन का पहला नियम है। लिख देते हैं हम यहाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और
अभिलंब दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तीनों एक ही तल पर होगा। परावर्तन का पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। तो देखिए तीनों एक ही तल पे है, या ये जो दर्पण का तल है इसी पे है, या ये बोर्ड के तल पे है, तीनों एक ही तल पे है। तो परावर्तन का पहला नियम समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये जो कोण होता है यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम I से डिनोट करते हैं, इसको हम R से डिनोट करते हैं। हम I और R से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वहाँ इंसिडेंस से I लिए हैं, रिफ्लेक्शन से R लिए हैं, इसलिए हम इसको I से इंडिकेट करते हैं और इसको R से इंडिकेट करते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, लिख देते हैं यहाँ आपतन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन का दो नियम आप समझ गए। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। और यह आपतन कोण परावर्तन कोण को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का हल्का लेंगे, बाकी आप बुक से बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपतित किरण, कम लिखेंगे, बात पे हमारा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? समझ गए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। फिगर से समझिए। ये हो गया आपका दर्पण, मान लीजिए ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो यही ना होगा। आपतित किरण ये है, अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं परावर्तन के दूसरा नियम से कि एंगल I इज इक्वल टू होता है एंगल R। तो एंगल I अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल R भी होगा 40 डिग्री। बस समझ गए। लेकिन एग्जाम में इतना हल्का नहीं पूछता है। अब देखिए कैसे पूछता है, वहाँ पे पूछ देगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो वहाँ पे पूछ देगा कि आपतित किरण तल के साथ, तल के साथ, यहाँ जोड़ देगा कि आपतित किरण तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? अब देखिए यहाँ कह रहा है कि आपतित किरण तल के साथ, तो तल क्या हुआ? यही हुआ, तल यह ना हुआ। यह तो अभिलंब के साथ बोलेगा तब यह कोण होगा, लेकिन तल के साथ बोल रहा है तो तल के साथ का मतलब ये हुआ, तो इसके 40 डिग्री दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। तो अब देखिए ये टोटल होगा 90 डिग्री, यह अभिलंब है, ये समतल सतह है, तो यह टोटल 90 डिग्री होगा समकोण।
90 डिग्री होगा, जिसमें से इतना दे दिया है 40 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री। तो कोण आई हमारा निकल गया 50 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो एंगल आर आई 50 डिग्री है, तो एंगल आर भी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपतित किरण तल के साथ अगर 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो 40 डिग्री तल के साथ ये कोण होगा, तो आपतित कोण हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये परावर्तन कोण हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और सभी क्वेश्चन जाके आप बनाइएगा, बनेगा बुक उठा के। चलिए अब हम लोग कुछ परावर्तन का नियम देख लिए, परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल समझ लें। देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में है आपका आईना। परावर्तन आपका आईना, जैसे आप किसी दर्पण पे ऐसे खड़ा होते हैं, आईना पे अपना मुंह देखते हैं, तो आपको आपका फेस उसमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, मान लीजिए यह आईना है, तो कहीं ना कहीं से इस पे प्रकाश पड़ रहा है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है, वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों तक आ रहा है, तब जाके आप दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है परावर्तन का आईना। जैसे हम पहले ही बताया था कि परावर्तन दर्पण पे ही लागू होता है, आईना। दूसरा आप देखे होंगे कि नदी, बड़े बड़े नदी हो, झरना हो या तालाब हो, उसके किनारे जितने भी वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, उसका छाया बनता है उसके पानी में। जैसे यह पानी है मान लीजिए, और इसके किनारे पे ये फूल पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, तो इसका छाया इस पानी में बनेगा। बड़ा अगर पेड़ है तो इसका छाया ऐसे बनेगा इसका पानी में। तो ये परावर्तन के कारण ही बड़े बड़े झील, नदी और तालाब में उसके किनारे पर उपस्थित पेड़ पौधे और मकान के छाया बनते हैं। तो ये समझ गए कि नदी, झील, तालाब में छाया का बनना। ऐसे अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छाया प्रतिबिंब के बारे में, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर, एक यंत्र होता है प्रकाशीय गेज। इस यंत्र द्वारा, मगर किसी वस्तु को अगर हम प्रकाश के द्वारा मापते हैं तो उसे प्रकाशीय गेज कहते हैं। गेज का मतलब होता है मापना, यानी प्रकाश द्वारा किसी वस्तु को अगर हम नापते हैं तो उस यंत्र का नाम है प्रकाशीय गेज। प्रकाशीय गेज जो होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पूछता है कि प्रकाशीय गेज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चांदी जो होता है ना, चांदी परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। यही कारण है कि दर्पण के पीछे चांदी की कलई की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट, उसमें चांदी भी है, इसलिए कि यह प्रकाश को परावर्तित करने में सबसे ज़्यादा भूमिका चांदी निभाता है। तो इसलिए दर्पण के पीछे सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है। चांदी परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो आप समझ गए कि परावर्तन के एग्जाम्पल के रूप में आईना हो गया, नदी झील हो गया, तालाब हो गया। नदी झील से तालाब में छाया बनना प्रकाशीय गेज, और चांदी का सबसे, चांदी जो होता है परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो आज के क्लास में हम रहने देते हैं, बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम भी आगे कुछ करने का और प्रयास करें आप लोगों के लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।